एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। आज उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही आज़ादी हासिल करने के लिए उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे की गूंज से ही महात्मा गांधी के विचारों से उलट एक बिल्कुल ही निर्भीक और ज़्यादा साहसी कदम उठाने वाले नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नामक जगह में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने से और उसमें लगी चोटों से पीड़ित होने के बाद ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर आज भी नेताजी से जुड़ी ऐसे कई बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं नेताजी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और अनजानी बातें जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में हुआ था। सुभाष 8 भाई और 6 बहनों में 9वीं संतान थे। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक संपन्न और सफल वकील थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त की थी। बाद में चल के वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने। कलकत्ता में मौजूद एक यूरोपियन स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद साल 1909 में 12 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने अपने 5 भाइयों के साथ कटक के रेंसा कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ इस स्कूल में बंगाली और संस्कृत को भी पढ़ाया जाता था, जिनसे नेताजी के अंदर भी वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू शास्त्रों के विचारों ने भी जगह बनाई, जिनके बारे में आम तौर पर घरों में बातें नहीं की जाती थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की पश्चिमी शिक्षा तेजी से जारी रही, साथ ही उन्होंने भारतीय धार्मिक अटकलों में संलग्न होना भी शुरू कर दिया था। उस समय नेताजी ने अपने मां को लंबे पत्र लिखे जिसमें बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचार, साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ, जो भी उस समय युवा हिंदू पुरुषों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 14 बच्चों वाले परिवार में हुआ था, जिसमें वे 9वें बच्चे थे। उन्हें अपने सभी भाई बहनों के साथ कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है, में भर्ती कराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैप्टिस्ट मिशन द्वारा संचालित इस स्कूल में साल 1909 तक अपनी शिक्षा जारी रखी और फिर रेनेसा कॉलेजिएट स्कूल में स्थानांतरित हो गए। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने साल 1913 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और जिसके बाद में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने एक छोटी अवधि के लिए अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए पास किया। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति के उत्साह के लिए भी काफ़ी जाने जाते थे। फिर नेताजी के जीवन में एक घटना हुई जहां बोस ने अपने एक प्रोफेसर को उनकी नस्लवाद टिप्पणियों के लिए पीट दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार की नज़र में उन्हें एक विद्रोही भारतीय के रूप में बदनाम कर दिया। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस तथ्य के लिए अपील की कि उन्होंने इस हमले में कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन केवल एक दर्शक थे, जिस कारण बाद में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इस घटना ने उनके अंदर विद्रोही भावना की एक मजबूत भावना को प्रज्वलित किया। बाद में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और साल 1918 में यहाँ से दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। इन सब के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता से वादा किया था कि वह भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा देंगे, जिसके लिए उनके पिता ने उनके लिए उस समय 10,000 रुपये आरक्षित किए थे। फिर उन्होंने अपने भाई सतीश के साथ लंदन में रहकर इस परीक्षा की तैयारी की। फलस्वरूप उन्होंने सफलतापूर्वक ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें बोस को अंग्रेजी में सर्वोच्च अंक के साथ चौथा स्थान मिला। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी तीव्र इच्छा थी और इसी कारण अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और दिसंबर 1921 में भारत वापस आ गए ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की इस लड़ाई को और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। शुरुआत समय में कलकत्ता में कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम शुरू किया। यह चित्तरंजन दास ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बाद में साल 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बोस ने चित्तरंजन दास को ही अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने स्वयं अखबार स्वराज को शुरू किया। दास अखबार फॉरवर्ड का संपादन किया करते थे और उन्होंने एक महापौर के रूप में दास के कार्यकाल में कलकत्ता नगर निगम के CEO के रूप में भी काम किया।
इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों, युवाओं और मजदूरों को जागरूक करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत देश को एक आज़ाद, स्वतंत्र, संघीय और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के अपने संघर्ष और इंतजार में वो एक करिश्माई और तेज तर्रार युवा प्रतीक के रूप में उभरे। साथ ही संगठन के विकास में उनकी महान क्षमता के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई। साथ ही इस दौरान अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर साल 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पूर्ण स्वशासन और बिना किसी समझौते के आज़ादी चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के पक्ष में थे, जिस कारण उदारवादी महात्मा गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बोस ने साल 1939 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्राचार में अक्सर अंग्रेजों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने उनके संचरित जीवन शैली के लिए भी उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और क्लेमेंट एटली, हेराल्ड लॉस्की, जेबीएस हॉल्डेन, आर्थर ग्रीनवुड, डीटीएच कोल और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सहित कई राजनीतिक विचारकों के साथ मुलाकात भी की और उन संभावनाओं पर चर्चा की जो एक स्वतंत्र भारत में हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के कांग्रेस के फैसले का कड़ा विरोध भी किया था। फिर एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों से उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए आह्वान किया, जिसमें उन्होंने अपना सबसे लोकप्रिय नारा जो कि था, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत ही कैद कर लिया। फिर जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रियाओं के डर से उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद करने का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस ने साल 1934 में की गई जर्मनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई पशु चिकित्सक की बेटी एमिली सेंकल से हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का परिचय बोस से एक पारस्परिक मित्र डॉक्टर माथुर वियना में रहने वाले एक भारतीय चिकित्सक के माध्यम से हुई थी। फिर उसके बाद बोस ने उन्हें अपनी पुस्तक टाइप करने के लिए नियुक्त किया। जल्द ही उन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया और साल 1937 में बिना किसी गवाह के चुपके से उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी बेटी के अनुसार एमिली सेंकल एक बहुत ही निजी महिला थी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने संबंधों के बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फॉफ केवल 4 महीने की थी जब बोस ने उन्हें अपनी मां के साथ छोड़ दिया और दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। तब से उसकी मां ही उनके परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उनकी बेटी को उनके जन्म पर उसके पिता का अंतिम नाम नहीं दिया गया था और वह अनीता सेंकल नाम से ही बरी हुई थी। अनीता फॉफ ने ऑक्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया और मार्टिन फॉफ नामक व्यक्ति से शादी कर ली। 16 जनवरी साल 1941 को सुभाष चंद्र बोस अपने चचेरे भाई शिशिर कुमार बोस के साथ अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी के लिए एलिगनर रोड हाउस कलकत्ता से भाग निकले थे। पहचान जाने के डर से बचने के लिए उन्होंने एक लंबा ओवरकोट और चौड़ा पायजामा पहना हुआ था। अपने भागने के लिए उन्होंने जिस कार का इस्तेमाल किया वह एक जर्मन निर्मित वांडरर W24 सेडान कार था, जो अब उनके एलिगनर रोड हाउस कोलकाता में लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित की हुई है। साल 1941 में सुभाष चंद्र बोस पेशावर से होते हुए बर्लिन जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने वहां एक भारतीय सेना का गठन किया, जिसे नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से भी काफ़ी समर्थन मिला। फिर इस सेना के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ ली। उन्होंने यह घोषणा की कि जर्मन लोग हमेशा भारतीयों के साथ हमेशा एक दोस्त के रूप में उनका साथ देगी और उनके हर संभव मदद करेगी। नाजी पार्टी से संबंधित जर्मन सशस्त्र बलों ने भी शपथ ली कि वे हमेशा भारत और इस देश के नेता सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करेंगे। जर्मन सशस्त्र बलों द्वारा ली गई यह शपथ जर्मन सशस्त्र बलों के लिए भारतीय सेना के नियंत्रण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है और बोस के भारत के समग्र नेतृत्व को भी बताती है। हालांकि यह गठबंधन बहुत फलदायी नहीं था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने यह महसूस किया कि हिटलर सैन्य सैनिकों के बजाय प्रचार जीत के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करने में अधिक रुचि रखता है और इसके परिणाम स्वरूप जर्मनों द्वारा सैन्य मोर्चे पर उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। फौज के भारत वापस आने के तुरंत बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वह सिंगापुर वापस गए और दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सैन्य अभियानों के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसाइची तेराची से मिले,
जिन्होंने उनके लिए टोक्यो जाने के लिए एक उड़ान यात्रा की व्यवस्था की। फिर सुभाष चंद्र बोस 17 अगस्त 1945 को साइगोन हवाई अड्डे से एक मित्सुबिशी की 21 भारी बम वर्षक विमान पर सवार हुए। इसके बाद अगले दिन वे ताइवान में रात में रुकने के बाद जब उनके इस विमान ने फिर उड़ान भरी, तब उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यह बम वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चश्मदीदों की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया में बोस को 3rd डिग्री बर्न हुआ, जिस कारण 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। जापानी समाचार एजेंसी डोत्रजी के अनुसार 20 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस के शरीर का मुख्य ताहुक शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया था। फिर उनकी राख को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेंकजी मंदिर में रखा गया। इसके बाद 14 सितंबर को टोक्यो में बोस के लिए एक स्मारक सभा आयोजित की गई थी और कुछ दिनों के बाद राख को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेनकोजी मंदिर के पुजारी को सौंप दिया गया था और तब से वे राख अभी भी वहीं मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।